नमस्कार। एजुकेशन गैलेक्सी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 28/3/2016 के शिफ्ट 1 में पूछे गए सवालों को देख रहे थे। तो आज के क्लास में हम लोग इसी शिफ्ट के बचे हुए सवालों को देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने इस शिफ्ट के 6 सवालों को देखा था। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग इस शिफ्ट के 7वें सवाल के साथ करते हैं। आइए देखते हैं 7वां सवाल क्या कहता है। दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है। इसको बनाने के कई तरीके हैं, तो मैं आपको उनमें से एक आसान तरीका बताता हूँ। तो देखो, 2.5 घंटे बाद उनके बीच में सिर्फ 25 किलोमीटर बच रहा है, जबकि उनके बीच में दूरी कितना था, 300 किलोमीटर था। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 275 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, और वो भी कितने समय में, 2.5 घंटे में। तो आप बताओ, 275 किलोमीटर की दूरी अगर आपको 2.5 घंटे में तय करनी है तो कितना स्पीड चाहिए आपको। उसके लिए आपको स्पीड कितना चाहिए होगा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चाहिए होगा। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। ये कह सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब सुनो अगली बात। चूंकि वो दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, इसका मतलब ये जो चाल होगा वो उन दोनों के चालों का योग रहा होगा, क्योंकि ये जो दूरी है वो दोनों मिल के तय करेंगे, उनका चाल जुटेगा। तो अब देखो आप, उन दोनों के चाल का योग कितना है, 110 है, और उन दोनों के चाल का अंतर कितना है, 10 है। ठीक है, चाल का योग कितना है, 110, और अंतर कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है उनके चालों का अंतर। तो उन प्रत्येक की चाल हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से एक बात सुनना, पूरे मैथ में आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हो। तो 110 को हमको ऐसे दो भागों में बांटना है जिनके बीच में अंतर कितने का हो, 10 का अंतर हो। तो ऐसा करने के लिए आप लोग क्या करो ना, 110 को सबसे पहले बराबर बांट लो। तो बराबर दो भाग में बांटोगे तो कितना कितना हो जाएगा, 55 और 55 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको दो बराबर भाग में बांटना होता तो 55 और 55 में बांट सकते थे, लेकिन अभी इनके बीच में अंतर कितने का है, 0 का है। लेकिन हमको अंतर चाहिए कितने का, 10 का अंतर चाहिए। तो आपको 10 का अंतर चाहिए ना, तो आप क्या करो, 10 का आधा क्या हो गया, 5, 5 इसमें जोड़ दो तो आपका हो गया 60, और 5 इसमें घटा दो तो आपका हो गया 50। बस आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का योग भी 110 है और अंतर भी हो गया कितने का, 10 का। तो आपका जवाब आ चुका है। पहला स्कूटर का चाल कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे स्कूटर का चाल क्या हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है आपको समझने में? अगर दिक्कत है तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर एक की चाल x होगी तो दूसरे की चाल उससे 10 अधिक है। अच्छा, वहां नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुक जाए। एक की चाल अगर x होगी तो दूसरी की चाल x प्लस 10 होगी, और ये दोनों मिला के कितना है, 110 है। इसको भी सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ये कर लें। आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 10% लाभ पे बेचना है। इसका मतलब 10 अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस अगर 10 होगा तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए जी, 11 होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, आपको प्रति दर्जन निकालना है। तो वो जो खरीद रहा है संतरे को, वो 360 रुपये में 144 संतरा खरीद रहा है। तो आप प्रति दर्जन पता कर लो ना, प्रति दर्जन कितने में खरीदा होगा। तो अभी 144 एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं ना। तो 144 संतरा अगर 360 में खरीद रहा है तो 12 संतरा कितने में खरीदेगा, तो 144 को अगर 12 करना हो
तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो इधर 12 से किए हो तो प्राइस को भी आप 12 से डिवाइड करोगे, तो 12 संतरा कितने में खरीदोगे आप? 12 संतरा 30 रुपया में खरीदोगे। तो अब आप देखो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है एक दर्जन का? 30 रुपया है। तो 10 बराबर 30 है, 10 बराबर क्या है? 30 है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 1 बराबर 3 हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 33 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, 33 रुपया प्रति दर्जन, यही आपका क्या होगा? इस सवाल का जवाब होगा। समझ में आया ना आपको? मैंने प्रति दर्जन निकाल लिया ताकि हमको सुविधा हो, क्योंकि हमको एक दर्जन का विक्रय मूल्य निकालना है। चलिए, आसान सवाल था, हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। ए की जो लंबाई है ना, वो बी की लंबाई का 5/8 है। इसका मतलब इसकी लंबाई अगर 8 होगा तो ए की लंबाई क्या होगा? इसका 5/8 होगा, मतलब 5 होगा। तो आपसे पूछ रहा है बी की लंबाई और ए की लंबाई का अनुपात क्या है। तो बी की लंबाई और ए की लंबाई का अनुपात क्या है? तो 8:5 है। बहुत आसान सवाल है। देखो ये सब आसान ही है, सिर्फ बस इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछता है ना कि जल्दीबाजी में आप गलती कर बैठो। 8:5 की जगह आप 5:8 लिख दो। देख रहे हो दोनों ऑप्शन में है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने देखा है ना कि बच्चों का जब जवाब आ जाता है और वो जवाब ऑप्शन में रहता है तो वो उसको ब्रह्मा की लकीर मान लेते हैं कि भैया ये तो सही होगा, कोई नहीं काट सकता। तो इस गलतफहमी में मत रहना, सवाल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन उसी तरह से सेट किया जाता है कि आप छोटी सी गलती कर बैठो। वैसे भी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और रेलवे का मूल मंत्र है ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो इसीलिए भैया रहिएगा सतर्क। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है, दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते हो, लेकिन हम फिलहाल ऑप्शन से नहीं, सीधे बना देते हैं इसको। तो क्रमागत संख्या है तो आप कहोगे ना, एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा? x+1 होगा। अब आप आगे देखें, पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक का 3 गुना कर दो, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, तो दूसरे अंक के 2 गुने से क्या अधिक है जी? 5 अधिक है, और ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व कर देते हैं। ये आपका हो गया 3x बराबर 2x + 2 + 5। ठीक है, अब यहाँ से अब 3x में 2x जाएगा तो बचेगा x बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। तो आपने संख्याएं क्या ली थी? एक x और एक x+1, तो एक आपका 7 हो गया और दूसरा आपका 8 हो गया। ठीक है, एक आपका 7 हो गया, दूसरा आपका 8 हो गया। तो आई थिंक आपको सवाल समझ में आया होगा। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष पूरा होने पर भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए। स्कूटर का कुल मूल्य बताइए। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि 2,75,000 का जो कार लोन है, तो जब समय पूरा हो जाएगा लोन का 3 साल बाद, तो क्या देना पड़ेगा मीना को? मीना को इस 2,75,000 के अतिरिक्त इस 3 साल का ब्याज भी देना पड़ेगा, यानी दोनों मिला के अमाउंट देना पड़ेगा। तो मीना क्या कर रही है? उस अमाउंट में 3,35,000 रुपया कैश में पे कर रही है, और जो बाकी बचा पैसा उतने मूल्य का एक स्कूटर पे कर रही है। तो स्कूटर की कीमत क्या होगा? स्कूटर का कीमत होगा अमाउंट और 3,35,000 के बीच में जो अंतर होगा वही क्या होगा? स्कूटर का मूल्य होगा। तो आइए अमाउंट को हम लोग पता करते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर सवाल में ये नहीं दिया हो कि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट हो रहा है या सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट हो रहा है, तो आप उसको सिंपल इंटरेस्ट ही मान के बनाओगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 3 साल में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो 3 साल में जो साधारण ब्याज आपका मिलेगा, यानी कि जो SI मिलेगा, वो कितना मिलेगा?
24% मिलेगा प्रतिशत के रूप में, और अमाउंट क्या हो जाएगा प्रतिशत के रूप में, 124% हो जाएगा। ये कैसे होता है जी? कुछ नहीं है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है आप लोगों को। तो ये क्या होता है, 8% एक साल का मिल रहा है तो 3 साल का 8 या 24%। सिंपल इंटरेस्ट नाम की तरह बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो अब हम अमाउंट रुपया में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2,75,000 का हम 124% निकाल लेते हैं। तो 2,75,000 का 124% जब आप निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आपका आएगा 0,0,0 3,41,000। ठीक है, 3,41,000 रुपया आएगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो 3,41,000 में 3,35,000 रुपया कैश में मीना पे कर रही है। तो जो बचा, जो बच गया पैसा, वही क्या होगा, उस मूल्य का स्कूटर दे रही है। तो बचा कितना जी? इसको आप घटा लोगे तो 6,000 बचा। तो 6,000 रुपये की कीमत का स्कूटर दे रही है। तो स्कूटर का मूल्य कितना हो गया? स्कूटर हमारा 6,000 का हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है, एक टैंक 2 नल X तथा Y द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल Z टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है? तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि 2 नल X और Y टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, जबकि तीसरा नल Z जो है वो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। तो आइए इस हिसाब को देखते हैं। तो पहला नल हमारा X है जो टंकी को अकेले 5 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल हमारा Y है जो टंकी को अकेले 10 घंटे में भर सकता है। और तीसरा नल हमारा Z है जो टंकी को अकेले 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ हमने इसको माइनस में लिखा है। क्यों लिखा है माइनस में? ताकि आपको ये समझ में आए कि ये टंकी को खाली करने वाला है, टंकी को भरने वाला नल नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों नलों की क्षमता को निकालोगे। तो क्षमता कैसे निकलेगा जी? तो इससे कटने लायक संख्या ले लें। तो 5, 10 और 20 से कटने लायक संख्या कोई ले लो। तो वो क्या मिलेगा आपको? 20 ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ हमने 20 लिया है। तो 20 में 5 से भाग करोगे 4 बार में, 10 से करोगे 2 बार में, और ये क्या हो गया? -1 हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जिनको नहीं पता है वो ध्यान देंगे। क्षमता क्या होता है? समय के 1 यूनिट में किया गया कार्य ही क्षमता होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, समय का यूनिट क्या है? घंटा है। तो कोई नल 1 घंटे में कितना काम करेगा, यही उस नल की क्षमता होगी। तो जैसे ये x का एग्जाम्पल ले लो, x 5 घंटे में पूरे टंकी को भर सकता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 भर रहा होगा। तो 4 ही क्या है? x की क्षमता है। और ये जो कटने लायक संख्या लेते हो, ये एक्चुअल में है क्या? तो ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये टोटल वर्क है, कुल काम है। तो आइए अब देखते हैं। तीनों नल जब आप साथ में चलाओगे तो आप देख पा रहे हो कि x 4 भरेगा, y 2 भरेगा। तो 4 और 2 6 भर गया 1 घंटे में। लेकिन ये जो तीसरा नल है वो 1 खाली कर देगा। तो ये दोनों मिलके 6 भरा, ये 1 खाली कर दिया। तो कितना काम हो रहा है 1 घंटे में? 1 घंटे में 5 ही काम हो पा रहा है। तो 1 घंटे में 5 काम हो रहा है, और टोटल वर्क चूंकि 20 है तो 20 काम होने में कितना समय लगेगा? 20/5 कर लीजिए। तो 20 से ये जाएगा 4 बार में। तो आप कह सकते हो कि 4 घंटे का समय लगेगा जब तीनों नल एक साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये चीज़? उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अनिल 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि तथा बचे 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो देखो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, चींटियाँ भी पढ़ने आ रही हैं, पढ़ के जा रही हैं। तो सिर्फ आप लोग ही हो जो पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हो। तो ध्यान से वीडियो को देखा करो। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत से मैं कंटेंट तैयार करता हूँ।
और जब आप लोग की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो क्या बताऊं क्या फील होता है। खैर छोड़ो, इस सवाल को देखो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 25 अंडे, टोटल 100 अंडा खरीदा है, जिसमें 25 अंडे को उसने 10% लाभ पे बेचा, और 25 अंडे को 25% हानि पे बेचा, और बचा हुआ जो 50 अंडा था उसको 20% लाभ पे बेचा। अच्छा, अगर मैं ये बात कहूँ कि 25 अंडे को 10% लाभ पे बेचा, उसके पास टोटल 100 अंडे थे, इसका मतलब है कि वो कुल अंडों का 1/4 भाग, कुल अंडों का 1/4 भाग कितने पे बेचा है? 10% प्रॉफिट पे बेचा है, 10% लाभ पे बेचा है। तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है? टोटल अंडा 100 है, तो 25 अंडा 100 का कितना है? 1/4 भाग ही है ना। 25/100 करोगे तो 1/4 ही होगा ना। अब देखो, ये 25 अंडा 25% हानि पे बेचा, यानी कि ये 1/4 भाग उसने क्या किया है? 25% लॉस पे बेचा है, तो 25% लॉस लिख देते हैं यहाँ पे। हानि पे बेचा है, 25% लॉस हो रहा है इस 1/4 भाग पे। बचे हुए 50 अंडे, तो 50 का मतलब क्या है? 100 में 50 का मतलब क्या है? 1/2 भाग। तो 1/2 भाग पे उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितना? 20% का लाभ हो रहा है। तो आपको बताना है कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो, इस हिसाब को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने जानकारियों को इस प्रकार से इसीलिए लिखा क्योंकि इस तरह के सवाल जब पूछे जाते हैं तो अधिकांश सवाल इसी फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आगे अन्य सवालों में दिक्कत ना हो। अब आप क्या करो कि यहाँ आप देख पा रहे हो 1/4 भाग है, 1/4 भाग है, 1/2 भाग है। तो आप कुछ ऐसा कुल भाग कुछ ऐसा मान लो जिसका 1/4 और 1/2 निकालने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम कुल भाग क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि आप नीचे में जो हर में देख रहे हो उससे कटने लायक कोई संख्या मान लेनी है। तो यहाँ कुल भाग हम 4 मान लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाए। हाँ, अब ठीक है। तो कुल भाग हम 4 मान लेते हैं। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो अब बोला 1/4 भाग, तो 4 का 1/4 क्या होगा? 1 होगा। यानी एक को बेचा है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। दूसरे को बेचा, अब आगे आपको दिया हुआ 1/4 भाग, यानी 1/4 मतलब एक को बेचा वो कितने पे? 25% लॉस पे। तो इसको आप माइनस में लिख लें, ठीक है। और 1/2 भाग, तो 1/4 का 1/2 क्या होगा? 2 होगा। तो इन दोनों को वो किस पे बेचा है? 20% प्रॉफिट पे। तो इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेचा है और इसको भी 20% प्रॉफिट पे बेचा है। आपको क्या पता करना है कि ओवरऑल चारों में उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो, अब क्या करोगे? यहाँ पे चारों मिला के आप टोटल कितना लाभ हुआ। अच्छा, दिख नहीं रहा था आप लोगों को? हाँ, अब ठीक है ना? दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो देखिए, चारों मिला करके उसको कितना लाभ हुआ ये पता कर लो पहले आप लोग। तो देखो, यहाँ 25 लॉस हुआ। यहाँ सीधे सीधे कर लेते हैं। 20 20 40, और 40 10 50, 50 में से ये 25 गया, तो बचा कितना? 25। यानी कि फाइनली 25% चारों मिला के हुआ है। तो चारों मिला के 25% हुआ है। और ये 4 तो आपने माना है ना, सौदा तो एक ही है ना। तो आप ये बताओ, 4 पे 25 हुआ है तो पूरे सौदे पे कितना होगा ये पता करने के लिए आप इसको 4 से डिवाइड कर दें। मतलब औसत के तरह ही कर रहे हैं, औसत ही है एक तरह से, ठीक है। तो 25/4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 6.25, ठीक है। 6.25 प्लस में आया है तो लाभ। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड रुक जाए आप लोग। 6.25% लाभ। अगर आपका प्लस में आया है तो लाभ होगा, और माइनस में आया है तो हानि होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो रुको, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक परिवार में 4 भाई हैं, 1 2 3 4। पहला भाई 10 रुपया कमा के लाया, दूसरा भाई 25 रुपया कमा के लाया, कमाने के बजाय तीसरा भाई 20 रुपया कमा के लाया, और चौथा भाई भी 20 रुपया कमा के लाया। तो अगर मैं पूछूं कि इस परिवार
कि कुल आय कितनी है। तो कुल आय आप देखोगे कि 20 यहाँ कमाया, 20 यहाँ कमाया तो 40 हो गया, 10 ये कमाया 50 हो गया, लेकिन इसने 25 गवा दिया तो फाइनली आय घट के क्या हो गया, 25 हो गया। तो ये परिवार की कुल आय कितनी है, 25 है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि पूरे परिवार की औसत आय कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 25/4, यानी कि 6.25%। ठीक है, तो प्रतिशत में अब वो जो रुपया में आप सुने थे उसको आप प्रतिशत कर लो। अच्छा, इस सवाल को ना सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है कि पूरे सौदे में औसत आय मतलब औसत लाभ कितना हुआ। तो औसत लाभ पूछे या पूरे सौदे में लाभ पूछे, एक ही बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझे होंगे और इसका यूज बहुत ज़्यादा है। आगे मैथ में आप देखोगे कई जगहों पे मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूँगा। ठीक है, तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये तथा 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये वेतन मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना है। तो औसत का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग सब बना सकते हो इस सवाल को, लेकिन सच बोलूं तो आप लोग इसको गलत तरीके से बनाते हो। तो देखिए क्या सही तरीका है इस हिसाब को बनाने का। तो 10 कर्मचारियों का प्रति कर्मचारी वेतन कितना है, 36,200 है। तो 10 कर्मचारियों का प्रति कर्मचारी वेतन है 36,200 रुपया। ठीक है, और 15 कर्मचारियों का प्रति कर्मचारी वेतन कितना है, तो 33,550 रुपया, 33,550 रुपया। अब आप लोग क्या करते हो, 36,200 गुने 10 कर लेते हो कुल वेतन निकालने के लिए, और इनका कुल वेतन निकालने के लिए 33,550 गुने 15 कर लेते हो, इन दोनों को ऐड कर लेते हो, फिर उसको 25 से भाग देते हो। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो आप ये करके एग्जाम पास करोगे। ठीक है, अब तो CGL, SSC, LDC वगैरह में भी अब जो आपके साथ प्रतियोगिता परीक्षा को दे रहे हैं उनकी योग्यता जानोगे। NIT पास लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं। अब तो अधिकांश इंजीनियर सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करें। भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो थोड़ा सा इस्तेमाल करें। देखो सबसे पहले क्या करो, अगर ये दोनों संख्या छोटा हो रहा है तो इसको छोटा कर लें। जैसे अभी आप इसको 5 से भाग कर सकते हो 2 बार में, 5 से ये 3 बार में, छोटा हो गया। हो रहा है तो कर लें, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये छोटा हो गया। जो 10 था वो 2 हो गया और जो 15 था वो 3 हो गए। उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखें कि अब भी आपको ये नहीं करना है कि इतना गुने 2, इतना गुने 2/5, ये नहीं करना है। अभी भी ध्यान से सुनो, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब प्रत्येक होता है। तो अब आप क्या करो कि कुछ औसत मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, या तो आप इन दोनों के बीच में मान लो, बेहतर यही होगा कि इन दोनों में ही कोई एक औसत मान लो। जैसे फिलहाल हम औसत क्या मान लेते हैं, फिलहाल के लिए हम औसत मान लेते हैं 33,550, 33,550 को हम औसत मान लेते हैं। तो हमने अगर 33,550 को औसत माना है तो इन पांचों को हमको 33,550 करना होगा। ठीक है, सबको इतना करना होगा। ठीक है, तो देखिए इन तीनों को जाके पूछो कि 33,550 है क्या, तो इनके पास है, तो इनको ना कुछ देना है ना कुछ लेना है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पूछोगे कितना है आपके पास, तो इसके पास 33,200 है। लेकिन आप तो अभी 33,550 कर रहे हो सबको, तो आप कहोगे भाई तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुम वापस दो। तो इससे वापस लोगे तो कितना वापस लोगे जी, तो 36,200 में आप 33,50 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, इससे 26,50 वापस लोगे। तो हर एक से 26,50 वापस लोगे, वापस आपके पॉकेट में आ रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो 26,50 आया तो आप प्लस में लिख लें, और ऐसे 2 लोग हैं तो 2 से लोगे तो टोटल इतना वापस आया आपको। अब आप ध्यान से सुनना हमारी बात कि ये हिसाब करने के बाद यहाँ पे देखो 33,550 आपने पांचों को कर दिया, फिर भी आपके पास इतना एक्स्ट्रा है, तो इसको आप अपने पॉकेट में नहीं रखोगे। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा आया है तो आप सब में बांट दोगे, सब से मतलब क्या है, पांचों में बांट दोगे। अगर मान लो कम जाता, ये मान लो कि 33,000 ही होता, तो फिर कम कम जाता, 33,550 आप नहीं कर पाते, तो ऐसी अवस्था में आप सबसे ले लेते। आप सबको दे रहे हो तो सबसे लोगे भी। ठीक है,
तो इतना आप लोगे, किससे लोगे, पांचों, सॉरी अभी तो फिलहाल आप इतना क्या करोगे, दोगे, कितने को दोगे, पांचों को दोगे। तो हर एक का हिस्सा कितना आएगा इसमें, ये एक्स्ट्रा वाले में 33,550 तो आपने कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा बच गया इसमें हर एक का हिस्सा कितना आएगा, तो ये पता करने के लिए आप इसमें 5 से डिवाइड करो इसको, तो आपको मालूम चल जाएगा। फिर नीचे कर देते हैं, 2650 गुने का 2 है बचा हुआ एक्स्ट्रा, इसको आप 5 से डिवाइड करोगे। तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 530 बार में। ठीक है, 530 बार में कट गया। तो 530 और गुने का 2 कितना हो गया, 1060। यानी कि अब जो ये एक्स्ट्रा है इसमें 1060 रुपया आप हर एक को और दे सकते हो। ठीक है, तो 33,550 तो आपने दे ही दिया था, और 1060 रुपया और दे सकते हो तो दे दो। 1060 ऐड कर दो तो ये 0 हो गया, 5 6 11 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, यानी कि 34,610 आपने सबको दे दिया, सबको दे दिया। यानी अब प्रत्येक के पास 34,610 है, तो यही 34,610 क्या है, आपका एवरेज है। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन भैया जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन आप इस मैथ के तो दीवाने हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए अपने अकल का प्रयोग करो, बहुत कम समय में आप मौखिक कर सकते हो इस हिसाब को। ठीक है, और इस तरह के हिसाब आपके एग्जाम में खूब आते हैं। 26 संख्याओं का औसत 50 है, 27 संख्याओं का औसत मान लो 53 है, तो आप सभी संख्याओं का औसत निकालें। अगर आप ये तरीका चुनते हो ना भाई, बिना कलम उठाए आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ के आप अपना बुक खोलो और ये जो सवाल है उसको ट्राई करने का प्रयास करो। मेरी गारंटी है आपको समझ में आएगा, और इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे पूरा एवरेज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिंगल कॉन्सेप्ट पे पूरा एवरेज पढ़ाऊंगा। आप यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख सकते हो, अभी तो नहीं है, आगे मैं इसके सारे वीडियोज डालूंगा औसत के, एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे, और 99% क्वेश्चन को बिना कलम उठाए आप बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का अंक 80 हो जाए। तो देखो भैया, ये भी औसत का ही सवाल है। अब आप लोग इसको भी बना सकते हो, औसत का सवाल होता आसान है, लेकिन आप बनाते उसको सही तरीके से नहीं हो। ठीक है, आंसर लाना बहादुरी नहीं है, कम समय में आंसर लाना बहादुरी है। तो चलिए देखिए, औसत का मतलब अभी हमने आपको क्या बताया, प्रत्येक होता है। तो औसत अगर पांचों का 80 चाहिए, तो आपको प्रत्येक को 80 करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी कर दो। तो देखो, पहले 4 जो विषय हैं वो 67 है एक विषय में, एक विषय में 69 है, एक विषय में 78 है, और एक विषय में 88 है। ठीक है, और 4 विषय हो गए ना। तो आप बताओ, एक 5वां विषय भी आएगा। अब पांचों में अगर आपको 80 करना है, ठीक है, तो कुछ देर के लिए हम आपको पावर दे देते हैं कि भैया सबको 80 कर लो। तो आप यहाँ पे आओगे, पहले विषय में देखोगे 67 है, इसका मतलब इसको 80 करने के लिए 13 चाहिए, तो 13 इसको देना है, तो आप माइनस में लिख लें। ये 69 है, तो इसको 80 करने के लिए 11 देना है, तो माइनस में लिख लें। ये 78 है, इसको 80 करने के लिए 2 देना पड़ेगा इसको, तो माइनस में लिख लें। ये 88 है, तो इसको 80 करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इससे 8 ले लोगे, कहोगे भैया आपके पास ज़्यादा है, आप दो। क्योंकि औसत होता क्या है, उसमें से कोई कम कोई ज़्यादा रहता है, दोनों एक दूसरे को दे लेके मैनेज कर लेते हैं, और सब अपने आप को बराबर कर लेते हैं। तो अब आप देखें कि आपको देना कितना है टोटल। तो 13 11 13 26 हो गया, 26 आपको देना है, और 8 आपके पास आया है। 26 आपको देना है और 8 आपके पास आया है प्लस में, तो ये प्लस वाला दे भी दो, तो 26 में 8 दे भी दोगे तो भी अभी भी आपको कितना घट रहा है 80 करने के लिए, इन चारों को 80 करने के लिए 18 घट रहा है। ठीक है, तो अब ये 18 कहाँ से आएगा जी। तो देखो 18 कहाँ से आएगा, जो 5वां विषय है वो अपने हिस्से का 80 तो लेके आएगा ही, और साथ में जो ये 18 कम है ये भी लेके आएगा, 18 एक्स्ट्रा लेके आएगा,
और वो कितना लेके आएगा जी, वो 98 लेके आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस के 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले एक बात समझो कि वो यात्री बस में खंभा कैसे गिन रहा होगा। बस चल रही है, बस पहले खंभे के सामने आया होगा तो उसने गिन लिया होगा 1, दूसरे खंभे के सामने आया होगा तो गिना होगा 2। अब आप क्या देख पा रहे हो कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 50 है। ठीक है, इन दोनों के खंभों के बीच की दूरी 50 है, लेकिन दो खंभों के बीच की दूरी है, तो पहला वाला खंभा जो इस समय आया, ठीक है, उस समय वो कुछ दूरी नहीं चला था, दूसरे खंभे से वो 50-50 दूरी चलना शुरू किया। तो इस तरह के सवाल में करना क्या होता है, आपको सीधा सीधा समझो कि ये जो 35 खंभे हैं ना, जितना खंभा वो गिना है, ठीक है, जितना खंभा गिना है उसमें से आप एक कम कर दो। ठीक है, तो कितने खंभे हो गए, 34। ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं खंभा तो उसने 35 गिना है, लेकिन खंभे दो खंभों के बीच जो गैप है वो 34 ही होगा। ठीक है, क्योंकि पहला खंभा जिस समय गिना होगा उस समय गैप नहीं आया होगा, दूसरे खंभे से गैप आया होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि कुल कितना दूरी चला ये पता कर लें। तो हर एक खंभे के बीच में 50 मीटर की दूरी है, तो 34 गैप में, मतलब एक गैप 50 मीटर का है, तो 34 गैप कितने का होगा, इतने का होगा, 50 गुने 34 का होगा। ठीक है, तो इतना दूरी वो चल लिया होगा, और ये दूरी कितने समय में चला है, 60 सेकंड में चला है। 1 मिनट दिया हुआ है, यानी कि 60 सेकंड में चला हुआ है। तो अगर आप स्पीड निकालना चाहें तो दूरी बटे समय करोगे ना, तो दूरी बटे समय हमने कर लिया, तो इससे क्या आएगा, स्पीड आपका मीटर प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि दूरी आपका मीटर में है और समय आपका सेकंड में है। अगर हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसको गुना करना पड़ेगा 18/5 से। क्यों करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग 4 समय दूरी में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड से अगर आपको, अच्छा वहाँ नहीं दिख रहा है, मीटर प्रति सेकंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो गुना करना होता है 18/5 से। ठीक है, लेकिन ये जब किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तब, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो उल्टा कर लो। ठीक है, 5/18 से गुना कर लो। अच्छा, बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं क्लियर कर दूं, मीटर और किलोमीटर में कौन बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है। तो जब आप, और 18/5 और 5/18 में कौन बड़ा है, 18/5 बड़ा है। तो जब आपको बड़ा बनना है तो बड़े वाले से हाथ मिलाओ, जब आपको छोटा बनना है तो छोटे वाले से हाथ मिलाओ, सिंपल है। तो चलिए इसको अब बस कैलकुलेट कर लो, आपका जवाब आ जाएगा। तो देखिए, मैं ये 5 से ये गया कितने बार में, 5 से गया 10 बार में, और 0 0 आपका कैंसिल आउट। 6 से ये गया कितने बार में, 3 बार में। तो 34 गुने 3 क्या हो गया, 4 तिया 12, ठीक है, 3 तिया 9 1 10। तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का क्या हुआ, जवाब हुआ 102 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर। अब आप अगले सवाल को देखें कि अगला सवाल क्या है। अमन और अजय एक दीवार 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वो दोनों मिलके कार्य करते हैं, तो इसे करने में कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो, एक 9 दिन में कर सकता है, एक 12 दिन में कर सकता है। क्षमता निकालोगे, पीछे आपने देखा था ना, क्षमता निकालोगे तो इससे कटने लायक संख्या लिया हमने, तो इसमें कटने लायक संख्या क्या है, 36। तो 9 से भाग दिया 4 बार में, 12 तिया 36 3 बार में। ठीक है, टोटल काम कितना है, 36। दोनों मिल जाएगा तो कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। तो कितना समय लगेगा, 36/7 दिन लगेगा। तो 36/7 दिन मतलब कितना हो गया, 5.1/7 दिन, 5.1/7 दिन। ये आपका क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलें। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक सेकंड थोड़ा सा जगह बना लें ताकि लिखने में सुविधा हो। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, मतलब एचसीएफ गुने एलसीएम, लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या।
कहने का मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो, लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है दोनों संख्याओं का, कितना दे रखा है 35,828, ठीक है। और क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 26 दे रखा है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो बस हो गया, बस आपको सिंपल सा भाग करना है। तो 35,828 में आप भाग कर दोगे 26 से, ठीक है। 35,828 में आप भाग कर दोगे 26 से, भाग कर लेना, जो आएगा वो आपका क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा। तो अगले सवाल की तरफ चलें क्या, इसको भाग कर दें या भाग कर लोगे, तो भाग कर देते हैं, ठीक है। ये भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बार में, 3 बार में, 7 बार में और 8 बार में, ठीक है। 1378 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझते हो ना आप लोग क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं करती हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सम संख्या का सीरीज चलेगा, विषम संख्या का सीरीज चलेगा, अभाज्य संख्या का कोई सीरीज भी नहीं चलता है। सीरीज मतलब श्रृंखला नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से 100 के मध्य आपको अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। तो एक तो तरीका आप लिख लो, लेकिन लिखोगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप ध्यान में रखना ये चीज़, 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 अभाज्य संख्याएं। ये तीनों चीज आप ध्यान में रखना, मतलब तीनों क्या, दो को याद रखोगे तो तीसरा हो जाएगा। इसी तीनों में से जनरली आपसे सवाल पूछता है, ये आप ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आपसे 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, तो आपका जवाब इस सवाल का क्या होगा, 10 होगा। बाद बाकी कोई दूसरा तरीका इसका नहीं है। दूसरा तरीका यही है कि आप लिख लो। तो लिख के आप देखोगे 50 के बाद क्या हुआ, 51। 51 कटता है क्या, एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता है, मतलब ये प्राइम नंबर है। इस तरह से आप 100 तक बढ़ोगे, अच्छा खासा समय चला जाएगा आपका। इससे अच्छा है कि आप ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो आइए अब इस शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 एग्ज़ाम के 28/3/2016 के पेपर के शिफ्ट 1 के अंतिम सवाल पे हम आते हैं। इस शिफ्ट में 100 सवाल में से टोटल 20 सवाल मैथ के आए थे, और अब हम लोग 20वां सवाल करने जा रहे हैं। तो 20वां सवाल क्या है आपका, 20वां सवाल अलजेब्रा पे आधारित है और बहुत ही आसान है। आप देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग ए प्लस बी बराबर 25 दिया हुआ है, और आपसे ए माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और बटे का ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कैंसिल आउट, ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यही आपका जवाब होगा। तो इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो, ये प्रीवियस ईयर का सेट मैंने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि एक सेट में आप मैथ के बहुत सारे चैप्टर के सवाल को एक साथ देख पा रहे हो। बाद बाकी हर एक चैप्टर को डिटेल में हम लोग यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो वहाँ जाके, तो आपको रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगे। आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और साथ ही बगल में जो आपको नोटिफिकेशन बेल दिख रहा है उस पर भी आप क्लिक करना, और साथ में ऑल को सेलेक्ट करना। इससे क्या होगा कि सारी वीडियोज़ की सूचनाएं आपको समय पे मिलती रहेंगी। और जो लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो, वो लोग क्या करोगे कि अपने मोबाइल में यूट्यूब का एप्लीकेशन खोलोगे, वहाँ पे सर्च में जाके सर्च करोगे एजुकेशन गैलेक्सी ई क्लासेज, और पहला रिजल्ट ही आपको मिल जाएगा। सर्च क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी ई क्लासेज, और पहला रिजल्ट जो मिलेगा उस पर आप क्लिक करोगे, और वहाँ पे सेम वही प्रोसेस है जो पीछे मैंने कहा। इस तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे आपको